दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और केजरीवाल जी के खासम खास अब उनकी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो पिछले 3 महीने से ईडी की गिरफ्त में हैं। उनके ऊपर शेल कंपनी के जरिए ट्रांजैक्शन करने का आरोप है और ईडी ने उनके घर पे जब छापा मारा था तो वहां सोने के कुछ सिक्के मिले थे और लगभग 3 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति मिली थी, जिसका कोई जवाब वो नहीं दे पाए। ईडी के सूत्रों का कहना है कि ये पैसा उन्होंने शेल कंपनी के जरिए ट्रांजैक्शन किया है और इस मामले में जब वो जवाब नहीं दे पाए हैं और वो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं तो केस बनता है। अब इसी मामले में हालांकि सुनवाई हो रही है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अगले 1-2 दिन में उनकी जमानत हो सकती है, क्योंकि उनकी तरफ से जो कोर्ट में वकील के रूप में प्रस्तुत हुए कपिल सिब्बल हैं, उन्होंने दलील करते हुए कहा कि अब इस मामले में जो शेल कंपनियों को लेकर के ईडी का आरोप था, इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और चार्जशीट के बाद सबूतों से छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि सारे सबूत गवाही पूरी हो चुकी है। ऐसे में जो सत्येंद्र जैन हैं इनको जमानत दी जाए। लेकिन इसी बीच ईडी ने एक दूसरे मामले में कोर्ट को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए ये कहा कि ठीक है, इस मामले की सुनवाई बाद में होगी, लेकिन जो दिल्ली का शराब घोटाला है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में बहुत प्रदर्शन किया था और पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई थी कि ईमानदारी का दम भरने वाली ये जो सरकार है, किस तरह से घर घर शराब पहुंचाने के लिए, गली मोहल्ले में ठेके खोलने के लिए करोड़ों रुपए का लेन देन कर रही थी, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। एक स्टिंग के जरिए भी ये खुलासा हुआ था। उसमें कुछ व्यापारी आपस में बात कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि सरकार को कच्ची कॉलोनी में शराब की दुकानें खोलने के लिए 250 करोड़ रुपया और अच्छी कॉलोनी में दुकान खोलने के लिए 500 करोड़ रुपया कंपनियों के जरिए दिया गया है। हालांकि इसकी सच्चाई का कुछ अता पता नहीं है। ईडी इस मामले में जांच कर रही है, अभी जांच होना बाकी है। लेकिन इसी बीच ईडी ने सत्येंद्र जैन के मामले में रिमांड मांगी है और यह कहा है कोर्ट में कि उस मामले में, क्योंकि शराब नीति में जो हस्ताक्षर हुए हैं, जो शराब नीति को जिन लोगों ने फाइनल किया है, उस फाइनल करने वाले लोगों में सत्येंद्र जैन के भी हस्ताक्षर हैं। यानी इस जो शराब घोटाला हुआ है, इस घोटाले में अभी तक मनीष सिसोदिया का नाम था और मनीष सिसोदिया से घंटों इस मामले में पूछताछ हुई थी। लेकिन अब ईडी का कहना यह है कि इस मामले में क्योंकि सत्येंद्र जैन के भी हस्ताक्षर हैं तो इनसे भी पूछताछ करनी है और इसलिए हमें पूछताछ के लिए, गिरफ्तारी के लिए इनका जो हमें रिमांड की जरूरत है। अब देखना है, कोर्ट से ईडी ने रिमांड मांगी है तो संभावना जताई जा रही है कि ईडी को अब इनकी रिमांड मिलेगी और इस रिमांड में हो सकता है कुछ नए रहस्य खुलकर सामने आए। हमने देखा था इस मामले में जो सारा घोटाला हुआ था, इस सारे घोटाले में 144 करोड़ का शराब घोटाला बताया जा रहा है। जैसा मैंने कहा, कच्ची कॉलोनी में ठेका खोलने के लिए जो एजेंसी थी, जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों में ये कहा गया कि 250 करोड़ रुपया आपको कैश में देना है और इसी तरह 500 करोड़ पक्की कॉलोनियों में खोलने के लिए दिया गया और उन शराब की जो कंपनियां हैं, जो कारोबारी हैं, उनको ये छूट दी गई थी कि आप कितनी भी शराब बेचिए, आप कैसी क्वालिटी शराब की बेचिए, आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है। सरकार की तरफ से कमीशन बेस्ड काम करके और बस खुली छुट्टी दे दी गई। इस पर केजरीवाल सरकार बुरी तरह गिर गई थी। अन्ना हजारे, जो कि केजरीवाल जी के गुरु माने जाते हैं, उन्होंने भी पत्र लिखकर केजरीवाल को आपत्ति जताई थी और ये कहा था कि हम एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए, देश में नई दिशा दिखाने के लिए एक आंदोलन के रूप में एक जगह मिले थे। लेकिन केजरीवाल शराब की दुकानें खुलवाएगा, ऐसी मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो केजरीवाल सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। हालांकि गुजरात में केजरीवाल जी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, वहाँ प्रचार में घूम रहे हैं। जहाँ शराब बंद है, वहाँ ऐसे व्यक्ति की यदि सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि वो नशे के कारोबारियों को गुजरात में भी इसी तरह की छुट्टी देंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर भी अभी ड्रग कनेक्शन सामने आया है। 200 करोड़ रुपए की ड्रग पंजाब जो गुजरात की एटीएस ने पकड़ी है,
उसका खुलासा हुआ है कि पंजाब में जेल के अंदर बंद कुछ अपराधी उस ड्रग को मंगा रहे थे और कारोबार कर रहे थे। तो इस तरह के आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। इस जो शराब घोटाला है, इसमें अभी तक जो सीबीआई ने बाकायदा इसको संज्ञान में लिया था, 15 लोगों के इसमें नाम दर्ज आरोपी बनाए गए हैं और उसमें 3 पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं, यानी जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस जो शराब नीति है इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 9 कारोबारियों के नाम इसमें हैं और 2 बड़ी कंपनियों के नाम भी इस चार्जशीट में दाखिल है, यानी एफआईआर में नाम दर्ज है। सॉरी, चार्जशीट अभी दाखिल हो गई है, लेकिन इस चार्जशीट में नाम जो हैं वो बड़े अफसरों के नाम दर्ज हैं। लेकिन अब इसमें ये नाम शामिल हो सकता है कि नहीं, इस पर अभी देखना होगा। और जिस तरह की मनीष सिसोदिया से पूछताछ हुई थी, उन्होंने दावा किया था कि मेरे घर सीबीआई की रेड हुई, उसमें कुछ नहीं मिलेगा और मैंने जब किया ही नहीं है तो कुछ नहीं मिलना है। तो देखना यह है कि सत्येंद्र जैन जिनके घर से पैसे बरामद हुए थे, कुछ लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये पैसा शैल कंपनियों का भी हो सकता है और उन लोगों का भी हो सकता है जिन्होंने यहाँ शराब के ठेके लिए, क्योंकि एक स्टिंग से ये खुलासा हुआ था। कारोबारी आपस में जब बात कर रहे थे कि हमसे सरकार के नुमाइंदों ने ये पैसा 2 नंबर में मांगा, कैश में मांगा, और इसलिए वो जो कैश पकड़ा गया था सत्येंद्र जैन के घर से, जिसकी जो मात्रा थी लगभग 3 करोड़ के करीब थी, तो ये माना जा रहा है कि क्या ये शराब के कारोबारियों से प्राप्त धन था। इस मामले में ईडी को रिमांड पर जरूरत है और रिमांड के बाद जब सवाल जवाब होंगे, इंक्वायरी होगी, इसके बाद खुलकर आएगा कि ये पैसा कैसा था। अभी तक कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि सत्येंद्र जैन को शायद उम्मीद थी कि अब 15 तारीख में जो सुनवाई होगी तो उसमें उनको जमानत मिल जाएगी। कपिल सिब्बल पूरी तरह जिस तरह से जिरह कर रहे थे और जो तथ्य सामने रखे थे उसके अनुसार ये लगता है कि जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है किसी केस में और गवाहों की गवाही पूरी हो जाती है, तब ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में है और एक ऊंचे पद पर है, उसको जमानत मिलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो क्या ये ईडी की एक रणनीति है कि जैसे ही एक केस में जमानत होती दिखी तो दूसरा केस उसमें सुनवाई के नाम पर उनके रिमांड को लेना, तो मामला लंबा खिंचेगा। और इतना तय दिखाई दे रहा है कि ईडी हो या सीबीआई, इस देश में जहां भी किसी व्यक्ति का घपले और घोटाले में नाम आ रहा है, उसको आसानी से बख्शने के मूड में कतई नहीं दिखती। हमने ये देश में पहली बार देखा है कि बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कारोबारी ईडी, सीबीआई हो या एनसीबी हो, इनके शिकंजे में आ रहे हैं। हमने पहली बार देखा है। महाराष्ट्र में आप देखिए कि 2 मंत्री जेल के अंदर बंद हैं। महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री थे और उनका काफ़ी कद बड़ा था, वो ही नहीं, उसके अलावा जो उद्धव ठाकरे गुट है, जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, उसके जो प्रवक्ता है संजय राउत, वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। कोई ये उम्मीद नहीं कर सकता था कि इतने बड़े कद का नेता कोई जेल में जा सकता है घपले घोटाले करके। और इसी तरह हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बड़े बड़े माफिया वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लालू प्रसाद यादव जो ये कहते थे कि आई एम द किंग मेकर, और कई सरकारें उनके सहयोग से बनी भी हैं, वो व्यक्ति भी जमानत पर हैं और हमने देखा कि वो जेल गए। कांग्रेस की सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम, वो भी जेल की सलाखों के पीछे होकर आए हैं। एक नए तरह का भारत है। मोदी जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से ये खुली घोषणा की थी कि जिन्होंने भी देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। अब ये समय आ गया है, पूरे देश की जनता भी यही चाहती है कि जिन्होंने भी देश को लूटा है, चाहे वो उद्योगपति हो, फिर चाहे वो नेता हो, फिर चाहे वो अभिनेता हो, उनसे वसूली का टाइम अब आ गया है। क्योंकि सत्ता में जो शीर्ष में लोग बैठे हैं उनके नाम पर एक भी भ्रष्टाचार का केस नहीं है। कांग्रेस की सरकार जितने दिन केंद्र में रही, ये मोदी और अमित शाह उतने दिन गुजरात की राजनीति करते थे, और अगर ये भ्रष्ट होते या कोई भ्रष्टाचार किया होता तो कांग्रेस कतई इनको बख्शती नहीं और ये जेल की सलाखों के पीछे होते। ये ईमानदार थे। मोदी जी ने बिना भ्रष्टाचार के देश की सेवा में जो काम किया
उसका कारण है कि वो आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और कोई विपक्षी भी उनके ऊपर ये दाग नहीं लगा सकता कि उन्होंने किसी योजना में कोई घपला घोटाला किया है या अपने रिश्तेदारों को अपने पद का लाभ पहुंचाया है। और इसीलिए ऐसी ईमानदारी के कारण ये मोदी सरकार कड़े फैसले ले रही है, ले पा रही है। देश की जनता काफ़ी खुश है। वहीं राजनीतिक दल अब ईडी और सीबीआई के शिकंजे से बचने के लिए एक ही बयान, एक ही रास्ता उन्होंने अपनाया हुआ है और वो कहते हैं मोदी बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल तो यह है कि यदि किसी राजनीतिक दल ने, किसी नेता ने, किसी उद्योगपति ने यदि कोई घपला घोटाला नहीं किया है, तब फिर न्यायपालिका, कोर्ट उनको रिमांड और जेल क्यों भेज रही है? क्या जज को यह समझ में नहीं आता है कि कोई घोटाला नहीं किया है? क्या जज किसी पार्टी से संबंध रखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा कैसे होता है कि उनकी जमानत याचिका रद्द पे रद्द होती है और वो जेल में बंद हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला है। वंदे मातरम।